हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जो नसीब का रिस्क है वो तो तुम्हें ऐसे तलाश करता है कि जैसे मौत इंसान को तलाश करती है। कि ना वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल है कि अमीर कौन है या दौलतमंद कौन है कि आपके पास दौलत हो लेकिन दौलत की मोहब्बत ना हो। 5 असूल ऐसे हैं जो आपके प्रोफेशनल करैक्टर को बेहतर करें। आज उस शख्स से बेहतर बनना चाहता हूँ जो मैं कल था। याद रखिएगा कि सेहतमंद होना ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपकी सोहबत में लोग खुद को महफूज समझते हैं, आप ट्रस्ट पर कैसे हैं जी आप लोग? ठीक हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है करैक्टर के ऊपर, जो है किरदार जो है वो क्या है। देखिए किरदार जो है ना वो दर हकीकत अपने साथ किए गए एक वादे का नाम है। किरदार जो है वो खुद के साथ किए गए एक वादे का नाम है, या और आसान करें तो किरदार जो है वो रोज़ के एक इम्तिहान का नाम है। यानी कि एक ऐसा इम्तिहान है कि जो डेली रोज़ाना जो है वो आपका होना है। वैसे तो अगर करैक्टर को डिस्कस करें तो इसका जो कैनवस है वो बहुत बड़ा है, सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते। यहाँ पर किरदार के बारे में या करैक्टर के बारे में ना कुछ मिथ्स पाए जाते हैं, कुछ मफरूज़े हमारे माशरे में बड़े आम हैं जो किरदार से मुताल्लिक हैं। पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से हैं। अच्छा, हमें लगता है कि किरदार का जो ताल्लुक़ है वो कहीं ना कहीं जो है एक मफरूज़ा है कि दौलत के साथ है किरदार का ताल्लुक़। हमारे यहाँ ये भी समझा जाता है कि शायद जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पास दौलत ज़्यादा है, शायद वो बड़ा करैक्टर वाला बंदा है, उसकी बड़ी इज्जत है, उसे मोहल्ले में सब जो है वो चौधरी साहब कहते हैं, ऐसे है ना। अच्छा, ये एक मफरूज़ा है, इसका हकीकत से हो सकता है कि कोई ताल्लुक़ ना हो, ये एक मफरूज़ा है। ये इस तरह से कहा जाता है कि सहूलियात के होने से आपका किरदार जो है वो बेहतर, ये भी एक मफरूज़ा है। मुमकिन है कि आपके पास घर है, गाड़ी है, कोई बैंक बैलेंस है, जायदाद है, लेकिन माशरे में कोई इज्जत नहीं करता, होता है ना ऐसे। मतलब कहता हूँ मुझे रब का शुक्र है पर कोई इज्जत नहीं करता होता है ना। मतलब तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये जो मिथ्स हैं सारे करैक्टर के बारे में। अच्छा, दूसरी साइड अगर इसकी देखें तो मुमकिन है कि आपके पास जो है वो घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बहुत अच्छी चीज़ें ये ना हो, लेकिन माशरे में आपकी इज्जत हो, आपका मकाम हो, लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, आपके बारे में जो गुमान है लोगों के जहन के अंदर वो बड़ा क्लियर सा हो, वो बड़ा जो है वो गुड हो। किरदार का जो कैनवस है, जो डेफिनेशन है, ये बहुत बड़ी है, इसका दायरा कार जो है वो बहुत वसी है। आज इस टॉपिक में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके एक हिस्से को हम देखेंगे, वो है प्रोफेशनल बिहेवियर। कि किसी भी जगह पर काम करते हुए, किसी भी प्रोफेशन के अंदर रहते हुए, आपका जो प्रोफेशनल करैक्टर है वहाँ पर, उस जगह पर जो आपका किरदार है वो कैसा होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनल करैक्टर जो है आपका। अच्छा देखिए, आप किसी भी जगह पर जॉब करते हैं, किसी भी जगह पर काम करते हैं, तो आपका जो प्रोफेशनल बिहेवियर है, आपका जो प्रोफेशनल करैक्टर है, अगर उसको आप बेहतर करना चाहते हैं तो 5 चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। 5 असूल ऐसे हैं जो आपके प्रोफेशनल करैक्टर को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल नंबर 1 देखिएगा, डोंट लव विद वेल्थ। दौलत के साथ जो मोहब्बत है ना, डोंट लव विद वेल्थ, दौलत के साथ मोहब्बत जो है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखिए, जो दौलत के साथ मोहब्बत है, अगर इसको आप निकाल दें, आउट कर दें, तो किसी भी जॉब में, किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए जो आपका करैक्टर है आप उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और दौलत से मोहब्बत है आपको, कि ना वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल है कि अमीर कौन है या दौलतमंद कौन है कि आपके पास दौलत हो लेकिन दौलत की मोहब्बत ना हो। दौलतमंद कौन है कि जिसके पास दौलत हो लेकिन दौलत की मोहब्बत ना हो, यानी जिसे बांटना आता हो, तकसीम करना आता हो, वो दौलतमंद है। हकीकत जो है, जब आपको एक वेल्थ के साथ मोहब्बत हो जाती है ना, दौलत से मोहब्बत हो जाती है, तो ये आपके करैक्टर को, आपके प्रोफेशनल करैक्टर को कहीं ना कहीं डाउन करने लग पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके ज़िम्मे जो लगा हुआ काम है आप उसमें डंडी मारने लगते हैं, आप ईमानदारी से जो है वो थोड़ा दूर होने लगते हैं कहीं ना कहीं जो है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, डोंट लव विद वेल्थ। आप किसी भी प्रोफेशन में हों, किसी भी पेशे के अंदर हों, किसी भी जगह पे काम करते हों, जो दौलत से मोहब्बत है या दौलत की जो लालच है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमें लगता है ये जो रिस्क है ना, इसकी बड़ी महदूद सी हम डेफिनेशन करते हैं
कि रिस्क से मुराद जो है शायद वो क्या है, सिर्फ ये जो दौलत है। हमें क्या लगता है कि रिस्क से क्या मुराद है, ये जो दौलत है, जो जेब के पैसे हैं, वो क्या है, हमें लगता है रिस्क है। रिस्क की डेफिनेशन इतनी महदूद नहीं है। मैं ये कहा करता हूँ कि रिस्क की जो सबसे एक नीचे वाली जो चीज़ है ना, जो सबसे एक छोटे लेवल पर आकर जो चीज़ है वो दौलत है। रिस्क की जो डेफिनेशन है वो दर हकीकत बहुत बड़ी है। रिस्क सिर्फ जेब के पैसों का नाम नहीं। अच्छा, एक मिसाल के तौर पर जो है, आप लोग जो है वो अपना सीधा हाथ जो है वो ऊपर करें, सारे जो है सीधा, दूसरा उल्टा हाथ भी ऊपर करें। इसको हिला सकते हैं आप, मुझे सुन सकते हैं, आवाज़ आ रही है। मैं कुछ थोड़ी देर पहले, कुछ घंटा 2 घंटे पहले आप लोगों ने जो चीज़ खाई थी उसका टेस्ट याद कर सकते हैं आप, रिमाइंड कर सकते हैं, ऐसे है ना, देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द सबको। आप करीब ही जो है इधर निश्तर हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको बेशुमार बंदे जो है वो ऐसे मिलेंगे जो अपने हाथ नहीं हिला सकते, जो अपने पैर नहीं हिला सकते, जो चख नहीं सकते, महसूस नहीं, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। तो नतीजतन क्या है कि याद रखिएगा कि सेहतमंद होना ये बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क की डेफिनेशन सिर्फ जेब के पैसे नहीं है, आपका सेहतमंद होना जो है ये बहुत बड़ा रिस्क है। इससे थोड़ा सा आगे चले जाइए, आपके सेहतमंद होना भी बहुत बड़ा रिस्क है। और उसके साथ साथ देखिए, आप सेहतमंद भी हैं, लेकिन अगर आपके रिश्ते सलामत नहीं हैं, हिले हो गए ना आप, मतलब तन्हा है आपके सेहतमंद होना भी रिस्क है। और आपके इर्द गिर्द के रिश्ते जो हैं अगर वो सलामत हैं, वो आपसे खुश हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छी महफिलों का नसीब हो जाना ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छे इल्म का होना ये भी रिस्क है। अच्छे दोस्तों का होना ये भी रिस्क है। तो रिस्क की मुख्तलिफ शक्लें, इसकी डेफिनेशन बड़ी महदूद सी नहीं है। हम इसको शायद जोड़ देते हैं कहीं ना कहीं जो है वो दौलत के साथ जो है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, डोंट लव विद द वेल्थ। दौलत के साथ जो है वो मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जो नसीब का रिस्क है वो तो तुम्हें ऐसे तलाश करता है कि जैसे मौत इंसान को तलाश करती है। तो जब आप एक लालच में पड़ते हैं, हवस में पड़ते हैं, तो आपका जो प्रोफेशनल करैक्टर है वो कहीं ना कहीं क्या होने लग पड़ता है, डिस्टर्ब होने लग पड़ता है। वो कहीं ना कहीं उसका इमेज जो है वो डाउन होने लगता है। नंबर 2 पे देखिएगा, डोंट मेक कंपैरिजन। जो है दूसरों के साथ ये जो मुवाजना करना होता है ना, दूसरों के साथ ये जो कंपैरिजन करना होता है किसी भी जॉब में, किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए, ये भी आपकी जो प्रोफेशनल करैक्टर है ना उसको डाउन करता है। ठीक है ना, फलां सीनियर है तो मैं नहीं हूँ, फलां कोऑर्डिनेटर है तो मैं नहीं हूँ, ऐसे है ना। या फ़र्ज़ करो कि फलां की तनख्वाह इतनी है तो मेरी इतनी नहीं है, ऐसे है ना। या फलां मैनेजर है तो मैं असिस्टेंट हूँ, ऐसे है ना। भाई खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा की तकसीम पे राज़ी रहना सीखें। जो आज मैनेजर है कल को वो भी असिस्टेंट ही था पहले, ऐसे है ना। जो आज सीनियर है कुछ साल पीछे चले जाएं तो वो भी जूनियर ही था, ऐसे है ना। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हैं ना दूसरों के साथ, तो आपका जो प्रोफेशनल करैक्टर है, प्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो जो है नीचे आने लग पड़ता है, उसकी इमेज जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो खुदारा आप किसी भी शोबे के अंदर हों, आप कभी भी दूसरे लोगों के साथ अपना कंपैरिजन ना करें। आप अपना मवाजना जो है वो खुद के साथ रखें ना। आप अपना कंपैरिजन जो है वो खुद के साथ करें कि मैं आज उस शख्स से बेहतर बनना चाहता हूं जो मैं कल था। और हदीस पाक का मफहूम है कि मोमिन का जो आज है वो गुजरे हुए कल से क्या है, बेहतर होता है। मोमिन का आज बेहतर होता है गुजरे हुए कल से। तो कुछ नया नया सीखता रहता है, नए बिहेवियर्स, नया नॉलेज, नई बातें, नई चीज़ें जो है वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐड होती रहती है। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ, तो आपका जो प्रोफेशनल करैक्टर है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डाउन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 3 पे देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट जो है। अगेन ये एक अलग से भी टॉपिक है। टाइम मैनेजमेंट जो है इसको हम पहले शायद डिस्कस भी कर चुके हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है, देखिए किसी भी प्रोफेशन के अंदर रहते हुए अगर आपको टाइम जो है वो एक अच्छे अंदाज में मैनेज करना नहीं आता है, तो तब भी आपका जो प्रोफेशनल करैक्टर है वो बेहतर नहीं हो सकता। जो काम आपके ज़िम्मे लगाया गया है, अगर उससे उसी वक्त पर बेहतर अंदाज में और ईमानदारी के साथ आप पूरा कर देते हैं, तो इट मीन्स कि ये आप प्रोफेशनली गुड हैं।
दिए गए काम को उसी अंदाज में दिए गए वक्त में पूरा कर देना जो है आपको प्रोफेशनली अच्छा कर देता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो काम तो करना ही है ना आपने, लेकिन अगर कुछ सड़ के करना है आपने, जो है वो रो के करना है, गिले शिकवे करके करना है, एक दिन का काम 2 दिन में आपने करना है, ठीक है सर जी आज टेस्ट ले, कल ले लें, परसों ले लें, ठीक है ऐसे है ना, करना तो है ना एक काम, लेकिन अगर वही आपने को गिले शिकवे करके को रो के सड़ के करना है, इसका मतलब आप प्रोफेशनली जो है वो बेहतर नहीं है। टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको नहीं आती। मैनेजमेंट अलग से एक बहुत बड़ा जो है वो स्किल्स है। देखिए जो वक्त है ना, ये जो वक्त है इसे कहा जाता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ना एक गिफ्ट है। अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, एक गिफ्ट है। मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ कि आपके घर कोई मेहमान आ जाए, कोई केक लेके, कोई तोहफा लेकर जो है, आप उसके तोहफे को या केक को सामने रख के ठुड्डे मारना शुरू कर दें, उसको बुरा लगेगा ना, नाराज़ हो जाएगा कि आपने उसके तोहफे का क्या असर किया। आप याद रखें कि ये जो वक्त है ना, ये अल्लाह ताला का तोहफा है, इससे ठुड्डे ना मारें, इसे ज़ाया ना करें, वो नाराज़ हो जाएगा। ये अल्लाह ताला का एक तोहफा है। मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट में अगेन अगर हम देखें ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखें मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट के अंदर मज़ीद जो है वो 4 चीज़ें शामिल होती हैं। पहले नंबर पर है देखें प्लानिंग, दूसरे नंबर पर है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरे नंबर पर है लीडिंग और चौथे नंबर पर है कंट्रोलिंग जो है। इसको 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। अगर आप टाइम को किसी भी चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं ना बेहतर अंदाज में, अगर आप अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आप खुदा रहा 4 चीज़ों का जो है वो ख्याल ज़रूर करें। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको पहले से प्लान करें, पहले से उसको माइंड में देखें आप कि मैंने प्लान करके चीज़ों को लेकर चलना है। एक होता है ना कि बाज़ दफ़ा लोगों का बिहेवियर या नेचर इस तरह से होती है कि वो कहते हैं कि ये काम करना क्या, तो आओ उन्हें कर लेते हैं, ऐसे है ना, आओ उन्हें कर लेते हैं, सोचना कि ये जो करना है तो फिर आओ उन्हें कर लेते हैं, ऐसे है ना। तो पहले से प्लान करके चीज़ों को फिर जो है वो परफॉर्म करना, ये आपके टाइम को सेव कर लेता है। अगर चीज़ों को पहले से आपने प्लान किया हो कि मैंने पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एंड मैंने इस तरह से करना है, ठीक है, दरमियान में मैंने ये चीज़ें करनी है, शुरू में मैंने ये काम करने हैं, आज के दिन में मैंने ये काम करने हैं, नेक्स्ट वीक में मैंने ये काम करने हैं। अगर आप प्लानिंग करके चीज़ों को लेके चलने लग पड़े तो आपका जो मैनेजमेंट जो है वो क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है। नंबर 2 है ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को जो है वो ऑर्गेनाइज करना, एक तरतीब देना कि जो काम मैं करना चाह रहा हूँ उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं। ऐसे है ना, फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने किसी टेस्ट की तैयारी करनी है तो उसके लिए एक बुक ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी ना, एक पेन पेंसिल, कोई एक जगह ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, कोई रीडिंग मटेरियल, कुछ नोट्स जो हैं, कुछ टीचर्स जो हैं शायद उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चीज़ों को लिस्ट डाउन करना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें चाहिए, उनको तरतीब देना है। ये काम को बेहतर कर देता है, प्रोफेशनली आपके काम को ये क्या कर देता है, बेहतर कर देता है। नंबर 3 पर लीडिंग, आपके अंदर जो है वो लीडरशिप स्किल्स भी होने चाहिए, यानी कि चीज़ों को लीड करना भी आपको आना चाहिए। अगर वो एक टीम वर्क है तो लोगों को साथ लेके चलना भी आपको आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप 5-10 लोग मिलके वो काम को कर रहे हैं तो आपके अंदर लीडिंग स्किल्स भी होने चाहिए कि किस तरह से आप उसको लीड करते हैं, किस तरह से आप लोगों के ज़िम्मे छोटे छोटे काम लगाते हैं, किस तरह से आप उसको बेहतर अंदाज में लेके जो है वो चलते हैं। एंड नंबर नेक्स्ट जो है वो कंट्रोलिंग, उस इन्वायरमेंट को और उस इन्वायरमेंट के रिजल्ट को कंट्रोल करना जो है ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट के अंदर आप कर रहे हैं, उसको भी आपने कंट्रोल करना है और उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो आउटकम्स हैं, उनको भी कंट्रोल करना है। कामयाबी या नाकामी दोनों चीज़ें जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अगर आप कामयाब होते हैं तो तब आपने उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, और अगर आप खुदा न खास्ता नाकाम भी होते हैं तो तब आपने जो है वो उससे एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो किस तरह से निकालना है। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी इवेंट होता है ना, कोई भी इवेंट है, कोई भी बाकी है, वो इवेंट जो है वो 2 सूरतों में हो सकता है। देखिए, सक्सेस है या फेलियर, 2 तरह के इवेंट्स है ना, सक्सेस हो सकता है या फेलियर। एक वाक़या 2 तरह से होता है ना, या तो वो कामयाबी की सूरत में हो सकता है या नाकामी की सूरत में हो सकता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इवेंट जो है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इवेंट डोंट हैव एनी मीनिंग, इवेंट का कोई मीनिंग नहीं। ये आप होते हैं जो इवेंट को कोई ना कोई मतलब देते हैं।
वो आप अच्छा मतलब भी दे सकते हैं, आप उसको बुरा मतलब भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का जो है वो इस दुनिया से चले जाना एक इवेंट है ना, किसी का इस दुनिया से चले जाना एक इवेंट है ना, इस इवेंट को आपने खुद जो है वो मीनिंग देना है। इसको आप क्या मीनिंग दे सकते हैं? ये मीनिंग दे सकते हैं कि आप खुदा ना खासा रब के साथ जो है वो गिले शिकवे करके, नाराज़गी का इजहार करके कि ये हो गया वो हो गया, मेरे नाल ही एवं होंदा है, ठीक है, मेरे तो किसी ने काला जादू किया है या इस तरह से, ये है ना सारे मतलब। यानी उस इवेंट को मीनिंग क्या देना है? एक इवेंट हो गया है ना, उस इवेंट को मीनिंग आपने क्या देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उस इवेंट को पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, किसी भी इवेंट को, उसके रिजल्ट को अगर आप पॉजिटिव मीनिंग देते हैं तो एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करता है। और अगर आप उस इवेंट को एक नेगेटिव मीनिंग जो है वो देते हैं तो वो क्या करता है, एक नेगेटिव बिहेवियर जो है वो डेवलप करना शुरू कर देता है। देखिए, दुनिया में कामयाबियाँ, नाकामियाँ, ये सारी चीज़ें अगेन ज़िंदगी का हिस्सा हैं। किसी का मिल जाना, किसी का बिछड़ जाना, ये दुनिया का निज़ाम है ना। कोई अगर आज जा रहा है तो कोई जो है वो कुछ सालों के बाद जाएगा। मुमकिन है कि पिछले साल कुछ लोग ऐसे हों जो हमारे दरमियान मौजूद थे और अब नहीं है, ऐसे है ना। डिफरेंट किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं ना दुनिया के अंदर। उन इवेंट्स को आप क्या मीनिंग देते हैं, किस अंदाज में जो है वो याद रखते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके बिहेवियर्स पॉजिटिव डेवलप हो रहे हैं या नेगेटिव जो है वो डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट नंबर 4 पे ट्रस्टवर्दी जो है, आपका जो है वो एक काबिले एतबार होना, पुरएतमाद होना, ट्रस्टवर्दी होना जो है, ये किसी भी प्रोफेशन के आप अंदर होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्टवर्दी होने से मुराद ये भी है कि अगर आपकी सोहबत में लोग खुद को महफूज समझते हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं। अगर लोग आपसे ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या है आप ट्रस्टवर्दी। वो कहा जाता है ना बिजनेस की लैंग्वेज में कि आपका व्यवहार है, ठीक है ना, एक एतबार है आपका लोगों के जो है बिजनेस फील्ड के अंदर जो है मतलब। तो किसी भी शोबे के अंदर आप हों, आप काबिल एतमाद या काबिल भरोसा हैं या नहीं हैं, ये बताता है कि आप प्रोफेशनली जो है वो कितने गुड हैं, कितने अच्छे हैं प्रोफेशनली जो है वो। क्या आप पे एतबार किया जा सकता है, क्या आपके ज़िम्मे कोई काम लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता, है ना। कुछ लोग हमें मिलते हैं जिनके ज़िम्मे काम लगा के ना हम खुद डाउट में होते हैं कि पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे है ना। एक खौफ होता है ना, हमें एक डाउट होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप, अगर आपके ज़िम्मे कोई काम लगा है तो ये आपने खुद लोगों को रियलाइज़ करवाना होता है कि कितना एतबार कर सकते हैं, कितना भरोसा रख सकते हैं आपके ऊपर। जो है आपका ट्रस्टवर्दी होना जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड के अंदर आप हों। अगर आप अपनी इमेज को बेहतर करना चाहते हैं तो आपका ट्रस्टवर्दी होना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5 पे देखिएगा, चैलेंज एक्सेप्टर जो है, चैलेंजेस को जो है वो वेलकम करने वाला बिहेवियर आपके अंदर है कि नहीं है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं आप कि नहीं करते। देखिए, दुनिया में जो है वो 2 तरह के लोग होते हैं, एक रिस्क लवर होते हैं और एक रिस्क एवर्सर होते हैं। रिस्क लवर जो होते हैं ना, वो न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं न्यू चैलेंजेस को। और जो रिस्क एवर्सर होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नहीं रहने दो। वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमने अपने बच्चों को भी जो है ना वो ओवर पैम्परिंग की होती है। ओवर पैम्परिंग से मुराद क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ फैमिलीज में वो बच्चा बाहर जा रहा हो ना तो हम कहते हैं ना बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, अंदर चले जाओ, ऐसे है ना। भागना नहीं है, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, ऐसे है ना। ओवर पैम्परिंग की होती है हमने अपने बच्चे की जो है। तो वो चैलेंजेस, जब इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल्स देकर हमने उसको बचपन में रखा होता है ना, तो रियल लाइफ के अंदर जब वो प्रोटोकॉल ख़त्म होता है, कहीं उसको चैलेंजेस का या मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, तो बच्चे के अंदर तो वो बर्दाश्त, वो चीज़ें वो होती नहीं है, ऐसे है ना। तो बच्चा जो है वो गलती करके सीखता है ना, छोटे छोटे गलत फैसले करके ठीक फैसले करने सीखता है। तो शुरू से हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि आपका जो चैलेंज एक्सेप्टर होना है, किसी भी जॉब के अंदर आप हैं, किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप हैं, अगर आप मुश्किल हालात में भी काम करने के लिए तैयार हैं ना, इसका मतलब आप प्रोफेशनली अच्छे हैं। इशफाक साहब कहा करते थे आपके अंदर दर्जन 13 का कंसेप्ट होना चाहिए। वैसे तो दर्जन 12 होते हैं ना, दर्जन 13 का कंसेप्ट होना चाहिए। दर्जन 13 का कंसेप्ट क्या है कि रूटीन के काम से हटकर भी अगर कुछ आपके जिम्मे लगा दिया गया तो आप बड़ी खुशी से करते हैं।
कहते हैं दर्जन 13 का कंसेप्ट जो है, दर्जन 13 के कंसेप्ट पे काम करने वाला बंदा लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेता है, जल्दी तरक्की कर जाता है, प्रोफेशनली जो उसका करैक्टर है वो बेहतर हो जाता है। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना जो है, चैलेंजेस को वेलकम करना, उनका फेस करना, न्यू प्लान्स बनाना, न्यू स्ट्रेटजीज बनाना, उनका सामना करना जो है, ये भी आपको क्या करता है, प्रोफेशनली जो है वो गुड करता है। अब खुदारा अगर प्रोफेशनली अपने बिहेवियर को बेहतर करना चाहते हैं तो खुदारा ये 5 प्रिंसिपल्स कम से कम जो है इनको ज़रूर आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच जी।